अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, एंड दैट इज फोनोलॉजी। So what is the difference between phonetics and phonology? Remember that both are basically concerned with the sounds. ठीक है, दोनों का ताल्लुक साउंड से है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस, फोनोलॉजी को अगर पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है. These are the important things in this definition. So again, it's concerned with the sound. ठीक है, basically it is concerned with the sounds, but it is not about the production of these sounds. ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के साथ कंसर्न नहीं है, नॉर इज इट अबाउट द परसेप्शन ऑफ दो साउंड. परसेप्शन भी फोनेटिक्स के अंदर ही आती है कि आप ईयर के ज़रिए किस तरह से परसीव करते हैं उन साउंड्स को. ठीक है, जो 3 ब्रांचेज हमने फोनेटिक्स की डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर. तो प्रोडक्शन और परसेप्शन उन फोनेटिक्स के अंदर आ जाती है. द इम्पोर्टेंट थिंग इन फोनोलॉजी इज द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. जहन के अंदर आप कैसे साउंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और साउंड्स जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं इन योर माइंड. ठीक है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट द साउंड्स, आप उन आवाज़ों के बारे में सोचते क्या हैं. दैट इज व्हाट वी डील विद इन फोनोलॉजी. Written? नो, इट्स नथिंग, इट्स नॉट रिलेटेड विद रिटन. जो आपके पास स्क्रिप्ट होता है वो स्पेलिंग, वो ऑर्थोग्राफी हमारे पास है. ठीक, एक लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाती है, उसकी राइटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी. जो राइटिंग कन्वेंशंस होती हैं कि जैसे अंग्रेज़ी में आप सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं. प्रॉपर नाउन जो हैं उनमें कैपिटल लेटर आप से स्टार्ट करते हैं. कहाँ पर कामा लगाते हैं, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वी डील विद देम इन ऑर्थोग्राफी. फोनोलॉजी में हमने कहा कि मेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन से मुतालिक है, और उन रिप्रेजेंटेशन से मुतालिक कुछ जनरलाइजेशंस हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम फोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं. ठीक है, इस अब डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन करना है कि इससे हमारी मुराद क्या है. जो आपके पास किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज होता है, linguistic knowledge, uh, it's just like any other knowledge. Like we have
केमिस्ट्री, ठीक है, सोशल साइंसेज, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जो जिस तरह नॉलेज होता है, तो लैंग्वेज का नॉलेज भी उसी तरह से होता है। जिस तरह आप बाकी नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज का नॉलेज भी आप उसी तरह से एक्वायर करते हैं थ्रू योर चाइल्डहुड, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज जो है उसके लिए ऑब्वियसली आपको किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सोसाइटी से ही आप एक्वायर कर लेते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक नॉलेज होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स जो हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास सिमेंटिक नॉलेज, यस। दूसरा क्या होगा? सिंटैक्टिक नॉलेज, ठीक है। थर्ड को भी रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू को अगर हम डिस्कस करें, ओके, इज इट अ सेंटेंस? व्हाई नॉट? यस, तरतीब ठीक नहीं है, इज इट इट, ठीक है। जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो बाद में है, जो बाद में आनी चाहिए वो पहले है, ओके। सो यू पास्ड अ जजमेंट दैट इज इट इनकरेक्ट, इट वाज अ जजमेंट, इस तरह है ना। तो आपने एक जजमेंट पास की है कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और आपने ये भी कहा कि सिंटेक्स के मुताबिक ये ठीक नहीं है, यानी ग्रामर सिंपल, क्योंकि आमतौर पर हम सिंटेक्स और ग्रामर को सिनोनिमसली लेते हैं किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है, ठीक है। क्या आप मुझे उर्दू ग्रामर के वो कवानीन बता सकते हैं कि जिनके मुताबिक ये ठीक नहीं है? हम्म, यस, वैसे अंग्रेज़ी में उस तरह से नहीं है कि जैसे अंग्रेज़ी में एस वी ओ है हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो वाली तरतीब जो है वो वैसे फॉलो नहीं की जाती। उर्दू में हमारे पास ज़रा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नहीं जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उर्दू में, रहा जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको आखिर में क्यों आना चाहिए, पहले क्यों नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो डू यू नो अबाउट दोज रूल्स? हैव यू रेड उर्दू ग्रामर? No, but still you are able to pass a judgment that it is incorrect. The same will go with your native language. अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज पश्तो सराइकी को कोई फ़िक्रा मैं बोलता हूँ कि जो गलत है, ठीक है, जैसे लर्नर्स जो हैं वो बोल रहे होते हैं तो आप फ़ौरन उन्हें कह देते हैं कि ये फ़िक्रा तुमने सही नहीं बोला है, इट इज़ इनकरेक्ट, although you haven't read the grammar of your native language as well, उसका भी ग्रामर आपने नहीं पढ़ा, but still you are able to pass a judgment, you are able to judge whether a sentence is correct or incorrect. So when you can pass a judgment, ठीक है, so can we say that you know about the grammar? अगर जजमेंट आपने पास की है तो किसी बुनियाद पर की होगी ना, किसी रूल की ही बुनियाद पर की होगी ना। जब हम जजमेंट पास करते हैं कि फॉर एग्जांपल वैसे ही कि फलां बंदा जो है ये गलत काम कर रहा है, किस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये गलत कर रहा है? ये, लेकिन किस किस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये गलत काम है? क्योंकि वो किसी रूल को वायलेट कर रहा है। इस तरह है ना, कोई बंदा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ड्राइव कर रहा है, तो आप कहते हैं गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? कि एक रूल को वायलेट कर रहा है कि यहाँ पर रूल ये है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ठीक है। सो जब आप किसी चीज़ के बारे में जजमेंट पास करते हैं, यू आर एक्चुअली सेइंग दैट ही और शी इज वायलेटिंग अ रूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मसला है कि जब आप लैंग्वेज पर्टिकुलरली नेटिव लैंग्वेज के बारे में कोई जजमेंट पास करते हैं कि ये गलत है, तो इसका मतलब यही है कि आपके जहन के अंदर कोई रूल है जिसकी वायलेशन के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये गलत है, बट यू डू नॉट नो अबाउट दैट रूल, ठीक है। एक तरह का आपके पास जो है पैराडॉक्स है कि यू नो अबाउट इट एंड यू डू नॉट नो अबाउट इट। उसकी वजह क्या है कि यू अनकॉन्शियसली नो अबाउट दैट रूल,
ठीक है। सो नेटिव लैंग्वेज जब आप सीख रहे होते हैं अपने बड़ों से, सोसाइटी से, तो साथ साथ आप ग्रामर के जो रूल्स हैं वो भी एक्वायर कर रहे होते हैं, बट नॉट कॉन्शियसली। यहाँ पर स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं और अंग्रेज़ी आप पढ़ते हैं, तो आप अंग्रेज़ी के जो रूल्स हैं वो कॉन्शियसली एक्वायर करते हैं। लिहाजा अगर मैं आपसे अंग्रेज़ी के किसी सेंटेंस के बारे में पूछूंगा कि ये गलत है या सही है, तो आप मुझे उस रूल का हवाला दे देंगे। वाई? बिकॉज यू कॉन्शियसली एक्वायर्ड दैट नॉलेज। जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो आपने कॉन्शियसली एक्वायर नहीं की है, अनकॉन्शियसली एक्वायर की है। That is why you are able to make those judgments, ठीक है। And you would be able to make those judgments about English better than an Englishman, क्योंकि उसने कॉन्शियसली अंग्रेजी के कवानीन जो है वो एक्वायर नहीं किए, उसकी तो नेटिव लैंग्वेज है, उसको रूल्स जो हैं वो कॉन्शियसली नहीं पता होंगे, उसके अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। आपने जो है कॉन्शियसली एक्वायर किए हैं, लिहाजा आपको ग्रामर अंग्रेजी का जितना ज़्यादा आता होगा उसको नहीं आता होगा, जो ग्रामर के कवानीन वगैरह है, ठीक है। ये और बात है कि उसकी अंग्रेजी फिर भी ठीक होगी, क्योंकि अनकॉन्शियसली वो सारा नॉलेज उसके जहन के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो जो लिंग्विस्टिक नॉलेज होता है फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज़ अनकॉन्शियस। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज का पर्टिकुलरली नॉलेज होता है वो अनकॉन्शियस नॉलेज ही होता है। बात की समझ आ रही है ना, ठीक है। दैट इज सिंटैक्टिक नॉलेज, रूल्स, फिक्रे की तरतीब जो है, ठीक है, कि वो सही है या गलत है। सो यू आर एबल टू पास द जजमेंट्स अबाउट द सिंटेक्स ऑफ एनी सेंटेंस, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो आप कह देते हैं कि ये गलत है, अगर आप उस लैंग्वेज को जानते हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो ऑब्वियसली यू डू नॉट पास जजमेंट्स अबाउट दैट लैंग्वेज। इसी तरीके से हमारे पास सिमेंटिक नॉलेज होता है, वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, ठीक है। पहली चीज़ आमतौर पर जो आप एक्वायर करते हैं अंग्रेज़ी जब आप सीखने लगते हैं या उर्दू सीखने लगते हैं, वो जो कायदा होता है तो उसमें आपको अल्फाज के मीनिंग सिखाए जाते हैं। या इवन अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है उसको आप एक्वायर करते हैं तो माँ बाप जो है बच्चे को सिखा रहे होते हैं, कुर्सी इशारा करके बताते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। फ़ैन, तो आपको इशारा करके वो बताते हैं, तो आप चीज़ों के जो मीनिंग हैं वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ सिमेंटिक नॉलेज, the knowledge of the meaning of words and sentences as well, ठीक है। सो वो सिमेटिक जो नॉलेज होता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज के बारे में होता है, तो वो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। आपको चीज़ें जो है नेटिव लैंग्वेज अल्फाज के जो मीनिंग है वो याद नहीं करने पड़ते हैं, जबकि अंग्रेज़ी के आपको याद करने पड़ते हैं। इस तरह से है ना, क्योंकि वो अभी तक आपके अनकॉन्शियस का उस तरह से हिस्सा नहीं बने हैं। अगरचे जैसे जैसे आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी आती चली जाती है तो वो आपके अनकॉन्शियस का हिस्सा बनती चली जाती है, ठीक है। अभी भी हम अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, सो एक्चुअली वी आर ट्रांसलेटिंग उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक हमारे अनकॉन्शियस में अंग्रेज़ी उतनी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए, जबकि नेटिव लैंग्वेज आपकी होती है उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, आप डायरेक्टली बोल रहे होते हैं। इस तरह से है ना, ठीक है। सो सिमेंटिक नॉलेज होता है आपका, यू कैन पास जजमेंट कि कोई बंदा आपको किसी लफ्ज़ का गलत मीनिंग बता रहा हो तो आप फ़ौरन कहते हैं नहीं, इस लफ्ज़ का ये मीनिंग नहीं है, बिकॉज यू हैव दैट सिमेंटिक नॉलेज। इस तरह से है ना, कोई फ़िक्रे की गलत तरतीब हो आप फ़ौरन जजमेंट पास करते हैं कि ये गलत तरतीब है, ये सेंटेंस इस तरह से नहीं है, इसको ठीक करो, इसकी तरतीब इस तरह से ठीक होगी हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज जो हमारे पास होता है। पहले दोनों जो टाइप ऑफ नॉलेज है उनके बारे में हमने कहा कि यू आर एबल टू पास द जजमेंट्स, दैट इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास ये नॉलेज मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज जो है उसके बारे में भी आप जजमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन किसी भी लफ्ज़ का आपको प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है, उसके बारे में भी आप जजमेंट पास करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इस लफ्ज़ को हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो किसी भी लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज़ आल्सो स्टोर्ड इन योर माइंड। इस तरह है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको लफ्ज़ का मीनिंग आता है और फिक्रों का सिंटेक्स आता है लेकिन लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, इट मीन्स यू डू नॉट नो दैट लैंग्वेज, राइट, ठीक है ना। सो प्रोनाउंसिएशन,
ठीक है, दैट इज मेंटली स्टोर्ड। साउंड क्या है किसी भी लफ्ज की, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास नॉलेज होता है दैट इज बेसिकली फोनोलॉजिकल नॉलेज। प्रोनाउंसिएशन जो आपके माइंड के अंदर मौजूद है, ठीक है, कि किसी भी लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जब आप किसी लफ्ज का मीनिंग एक्वायर करते हैं, उसको फिक्रे में इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो साथ ही साथ आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी एक्वायर करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के साथ, अच्छा फॉर एग्जांपल अगेन हम लफ्ज़ों के कुछ अल्फाज जो है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल So I've written a few words here, ठीक है। Obviously you know most of the words in English, ज़्यादातर अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं आपको उनके मीनिंग जो हैं वो इल्म है, ठीक है। Have you heard about this word, that word? No, right, ठीक है। These two words, इनके बारे में भी नहीं सुना है, ठीक है। ओके, if I ask you that which of these are words that may be found in English, हो सकते हैं कि अंग्रेजी का हिस्सा। लास्ट टू, यस, अगेन यू पास द जजमेंट कि ये दो अल्फाज जो हैं अंग्रेजी में हो सकते हैं, ठीक है। although you do not know the meaning of these words, you have never heard about them, but still you passed a judgment that we can possibly have these words in English. Can we have these words in English? No, ठीक है। अगेन यू पास्ड अ जजमेंट। जब भी आप जजमेंट पास करते हैं तो इसका मतलब है आपके जहन के अंदर कोई रूल मौजूद है। इसी तरह है ना जजमेंट, व्हेन यू बिकम जजमेंटल अबाउट इवन एनी पर्सन कि वो गलत है, तो आपके जहन में कोई रूल होता है जिसको आप यूज़ करके कह रहे होते हैं कि इस रूल की जो कि वायलेशन हुई है लिहाजा ये गलत है। सो लैंग्वेज में भी जब आप जजमेंट पास करते हैं, सो दैट इज़ अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। तो जब आप जजमेंट पास कर रहे हैं, इट मीन्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रूल इन योर माइंड दैट यू थिंक इज बीइंग वायलेटेड। यहाँ पर बेसिक जो हमारे पास चीज़ है कि ये क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, बिकॉज you would have seen that M and T cannot be used in the beginning of English syllables. शुरू में M और T जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, ये कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल नहीं है अंग्रेजी के अंदर। इस तरह है ना M और T, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आपने सुना है या सिलेबल के शुरू में? नो। सो दैट वाज द रूल that you appeal to when you pass this judgment that this combination is not possible. Same is the case, that is also not possible, ठीक है। सेम ये आ सकता है DZ, नहीं आ सकता है, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपने देखा है कि B और L, इज इट पॉसिबल? यस, एनी वर्ड, ब्लैक, ब्लेज, ठीक है, ब्राइट, ब्राइट में आर आ जाता है, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है। एस और टी, यस, स्टार्ट, स्ट्राइक, ठीक है, स्टूडेंट, तो ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास पॉसिबल है। लिहाजा आल्दो ये दोनों वर्ड भी अंग्रेजी में नहीं पाए जाते हैं, ये वर्ड्स नहीं हैं, बट स्टिल यू से दैट दीज आर पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज दीज कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज पॉसिबल। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो जो हमने पहली बात की थी, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, कि साउंड्स को आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, कौन सी साउंड्स को इकट्ठा रखा जा सकता है, कौन सी साउंड्स को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। सो यू हैव रूल्स अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन,
in your mind, stored in your mostly unconscious mind. ठीक है, you may or may not know about them consciously, but you have them in your mind, and that is why you are able to pass all these judgments. That is the phonological knowledge. ठीक है, ये जो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में आप जजमेंट पास कर सकते हैं, सो दैट इज व्हाट वी से इज द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और फोनोलॉजी जो है इस चीज़ को डील करती है। तो ये जो फोनोलॉजिकल नॉलेज है ये भी आपके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होता है, जिसको यूज़ करते हुए आप ये जजमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हमारी क्या मुराद है। अच्छा, इसके बाद हमने शुरू में, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैड डिस्कस्ड एस्पिरेशन। व्हाट इज एस्पिरेशन? एस्पिरेटेड साउंड एंड अनएस्पिरेटेड साउंड, डिफरेंस क्या है? यस, मोर प्रेशर। तो एस्पिरेटेड साउंड्स हैं, ठीक है, प्रेशर जो है नॉर्मल है, तो दैट इज अनएस्पिरेटेड साउंड। फॉर एग्जांपल प, फ, ठीक है, प एंड फ। सो बाकी हर तरह से दोनों साउंड जो हैं सेम हैं। दोनों साउंड जो हैं वो स्टॉप्स हैं, प, फ, लिप्स को हम मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। दोनों जो है बाइलेबियल हैं, दोनों लिप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है, बाइलेबियल हो जाएंगे। दोनों जो हैं वो वॉइसलेस हैं, प, फ, ठीक है, दोनों वॉइसलेस हैं हमारे पास। तो हर एतबार से ये दोनों साउंड जो है वो सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट एयर इज रिलीज विद मोर प्रेशर इन केस ऑफ दिस साउंड, so that is aspirated sound and that is unaspirated sound. So that's the difference between aspirated and unaspirated sounds. और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली हम लोग जो हैं अंग्रेज़ी में एस्पिरेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह हम अंग्रेज़ी में एस्पिरेटेड साउंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई भी लफ्ज़ जिसके अंदर हम लोग, मतलब ये इस रीजन पाकिस्तान वगैरह में, तो हम लोग अंग्रेज़ी अपनी ज़बान में तो हम एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट वी डू नॉट यूज़ देम इन इंग्लिश, ऑल्दो द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश डू यूज़ एस्पिरेशन इन देयर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि दे ऑफन से पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ सेइंग पाकिस्तान, so they would say Pakistan, ठीक है, so they do use aspirated sounds in English. अब अंग्रेजी में जो एस्पिरेटेड साउंड्स हैं उनके बारे में रूल हमारे पास क्या है? उर्दू में तो आप देखते हैं कि कहीं पर भी कोई भी साउंड जो है आप एस्पिरेटेड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फा है, तो इसी तरह से भ भी है हमारे पास, भालू जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ख भी है, घ भी हमारे पास इस्तेमाल होता है, ठीक है, सो ज़्यादातर हमारे पास छ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, सो बहुत सारी साउंड्स हैं कि जो एस्पिरेटेड हो सकती हैं इन उर्दू और आवर नेटिव लैंग्वेजेस। अंग्रेज़ी में इस तरह से नहीं कि ज़्यादा साउंड जो हैं एस्पिरेटेड हो सकती हैं। इन इंग्लिश only 3 of the sounds may be aspirated, ठीक है, और वो 3 हमारे पास साउंड्स कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास P, K and T, yes, ठीक है, only these sounds may be aspirated, बाकी साउंड नहीं हो सकती हैं। उर्दू में तो आप देख रहे हैं कि बे है और भे है, पे है और फे है, काफ है और ख है, ठीक है, ये सारी एस्पिरेटेड हो सकती हैं। अंग्रेज़ी में सिर्फ पी, टी एंड के ये हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक वी हैव, सो एक्चुअली दिस वर्ड इज नॉट पुल, इट इज फुल, राइट, इट्स एस्पिरेटेड पी,
समझ आ रही है ना? प्रोनाउंस जब आप करते हैं, सो इट्स नॉट पुल, इट्स फुल, इट्स एस्पिरेटेड p that we use here. Similarly, we have kill, it's not kill. Are you getting me? ठीक, it's k, k, it's not k sound here. It's top, not top. ठीक है, p जो है एस्पिरेटेड है यहाँ पर. Only these three sounds may be aspirated in English. ठीक है, ये हमारे पास एस्पिरेटेड हो सकती हैं. अच्छा, अब इसी में आप देखें कि ये जो तीनों साउंड्स हैं, इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है? नो, इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है प्रोडक्शन के हवाले से? यस, दे आर स्टॉप्स. पहली बात तो ये है, तीनों स्टॉप्स है ना, पी, के एंड टी, तो मैनर के लिहाज से तीनों स्टॉप्स हैं. दूसरी चीज़, यस, दे आर वॉइसलेस. सो इन इंग्लिश only voiceless stops may be aspirated. Compare it with उर्दू. ठीक है, तो उर्दू में voiced as well as voiceless stops may be aspirated, क्योंकि उर्दू में बे और भे, अब बे साउंड क्या है? वॉइस्ड है या वॉइसलेस है? ब वॉइस्ड है. ब, पा जो है वो वॉइसलेस है, ब इज वॉइस्ड. इस तरह है ना. ठीक है, सो इसी तरीके से अगर आप देखें, ख ये वॉइसलेस है, का, क एंड ख दोनों वॉइसलेस है, जबकि उसके मुकाबले में ग एंड घ दीज आर वॉइस्ड. मुश्किल हो रही है, देखिए ना, दैट इज बी, पी, के, ग, वही साउंड है जो हम अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं. सो उर्दू में आप देख रहे हैं कि चाहे वॉइस्ड और इसी तरीके से ये ट एंड ठ, ठीक है, टी साउंड हमारे पास हो जाएगी. तो उर्दू में चाहे वॉइस स्टॉप्स हैं या वॉइसलेस स्टॉप्स हैं, वो दोनों एस्पिरेटेड हो सकते हैं. अंग्रेजी में रिमेंबर दैट वॉइस्ड स्टॉप्स आर नेवर एस्पिरेटेड. ठीक है, सो ब जो है कभी भी भ इसे नहीं पढ़ा जाएगा. ऑलराइट, इसी तरीके से घ आपके पास कभी भी नहीं होगा. ठीक है, ढ आपके पास नहीं होगा, जबकि उर्दू में हो सकता है. ठीक है, ड एंड ढ. तो उर्दू में चाहे वॉइस स्टॉप्स हैं या वॉइसलेस स्टॉप्स हैं, वो दोनों एस्पिरेटेड हो सकते हैं. अंग्रेजी में ये नहीं हो सकते हैं. सो द फर्स्ट रूल अबाउट एस्पिरेशन in English is that only voiceless stops may be aspirated. Now, the native speaker of English will never use a voiced aspirated stop. तो नेटिव स्पीकर जो है वो कभी भी वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप जो है इस्तेमाल नहीं करेगा. भ वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा. ठीक है, सो दैट इज अ जनरलाइजेशन विच इज स्टोर्ड इन हिज माइंड दैट ओनली दी थ्री साउंड पी, के एंड टी ये एस्पिरेटेड हो सकती हैं. ये रूल उसके माइंड के अंदर मौजूद है. लिहाजा अगर वो किसी बंदे को कोई वॉइस्ड स्टॉप जो है वहाँ पर एस्पिरेशन फॉर एग्जांपल भ बोलते हुए सुनेगा, वो फौरन कहेगा कि ये अंग्रेजी में इस्तेमाल नहीं होता है, ये गलत है. बिकॉज ही हैज़ अ रूल. और जनरलाइजेशन से हमारी क्या मुराद है? रूल्स. ठीक है, ये रूल उसके माइंड के अंदर मौजूद है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि भ जो है ये पॉसिबल नहीं है अंग्रेजी में. ठीक है, ये उसके जहन के अंदर मौजूद है. घ जो है वो कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है इंग्लिश के अंदर, बिकॉज इट वायलेट्स दिस रूल. तो सिर्फ जो वॉइसलेस स्टॉप्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो एस्पिरेटेड हो सकते हैं. ठीक है, अगर वॉइसलेस स्टॉप्स से पहले एस साउंड आ जाए तो फिर वो वॉइसलेस स्टॉप्स जो हैं वो एस्पिरेटेड नहीं होंगे.
है ना, ठीक है। इफ वी हैव एन एस बिफोर अ वॉइसलेस स्टॉप, देन दैट वॉइसलेस स्टॉप कैन नेवर बी एस्पिरेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था टॉप, ये टी जो है एस्पिरेटेड है, यस। यहाँ पर अगर पहले एस लगा दिया जाए तो टी जो है वो एस्पिरेटेड नहीं होगा, it would be unaspirated, so it would be stop, it would not be stop। समझ आ रही है बात की? So if an s precedes a voiceless stop, then that voiceless stop can never be aspirated। और ये s जो है एक्चुअली ये क्या चीज़ है? एल्वीलर फ्रिकेटिव, ठीक है। लेबल क्या था हमारे पास? एल्वीलर है प्लेस के लिहाज से, और बैनर के लिहाज से क्या चीज़ है? फ्रिकेटिव है, ठीक है, और वॉइसलेस भी है। सो अगर ये एल्वीलर फ्रिकेटिव पहले आ जाता है किसी भी वॉइसलेस स्टॉप से, तो फिर वो वॉइसलेस स्टॉप जो है वो एस्पिरेटेड नहीं होगा। नॉर्मली वो एस्पिरेटेड होगा, लेकिन वैसे वो एस्पिरेटेड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ख, इसे पहले एस लगा दें, सो इट वुड बी स्किल, नॉट स्किल, ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव द वर्ड फिल, ठीक है। फ यहाँ पर ये एस्पिरेटेड है, स्पिल यहाँ पर पी जो है ये अनएस्पिरेटेड है। So that is another generalization which is found in the native speaker's mind, that if an S precedes a voiceless stop, then that voiceless stop will never be aspirated, ठीक है। So that is how he knows that which sounds will be aspirated and which sounds will be unaspirated। और ये चीज़, ये जनरलाइजेशन या रूल्स जो हैं उसके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है। ही मे नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट दिस जनरलाइजेशन, फिर वही बात है कि अनकॉन्शियस है ना, तो ही वुड नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट दिस जनरलाइजेशन, बट ही इज यूजिंग दिस जनरलाइजेशन प्रैक्टिकली, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम उर्दू, द वे वी यूज एस्पिरेशन इन उर्दू और आवर लोकल लैंग्वेज पश्तो सराइकी, उनसे ये डिफरेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उर्दू में वो वाला रूल नहीं है। चाहे वॉइस स्टॉप है या वॉइसलेस स्टॉप है, आप सारों का एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड वर्जन्स आपके पास मौजूद हैं, जबकि अंग्रेजी में जो वॉइस्ड स्टॉप्स होंगे उनके कोई भी एस्पिरेटेड वर्जन्स हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दीज आर द जनरलाइजेशंस जो हमने फोनोलॉजी की डेफिनेशन में कहा था कि इट इज कंसर्न्ड विद द जनरलाइजेशंस अबाउट दोज रिप्रेजेंटेशंस, रूल्स, कैसे एक साउंड को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, वेदर इट विल बी प और फ, ठीक है। अब एक जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि उर्दू का जो स्क्रिप्ट है तो उसमें एस्पिरेटेड साउंड जो है उसके लिए अलग से लेटर मौजूद है और अनएस्पिरेटेड के लिए अलग से लेटर मौजूद है, इज़न्ट इट? प अनएस्पिरेटेड लेटर आपके पास मौजूद है, ए आप इस्तेमाल करते हैं। फ दैट इज अनदर लेटर दैट यू हैव इन उर्दू स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग एन एस्पिरेटेड साउंड। इसी तरीके से ब और फ, का और ख आपके पास मौजूद है। अंग्रेजी में इस तरह से नहीं है, चाहे एस्पिरेटेड साउंड है अनएस्पिरेटेड साउंड है उसके लिए लेटर सेम है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल टॉप, टी जो है एस्पिरेटेड है वो भी टी है, स्टॉप यहाँ पर अनएस्पिरेटेड है तो वो भी टी ही इस्तेमाल हो रहा है। सो वी डू नॉट हैव सेपरेट letters for aspirated and unaspirated sounds in English.